नमस्कार साथियों, मैं विनोद कश्यप स्वागत करता हूं आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बनने वाला है सेकंड ग्रेड के अंदर जो री एग्ज़ाम हुआ था 2023 के अंदर 30 तारीख को 7वें महीने के अंदर। उस पेपर को हम आज क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले ये पेपर जो था जनवरी 2023 में हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद ये री एग्ज़ाम हुआ था 23/7/2023 को। तो आज हम उसी पेपर को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। उसके अंदर हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को बड़ी बारीकी से क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चाणक्य क्लासेस के जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर अपने विचार क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन। आप देखोगे कि उस दौरान 6 नंबर पर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बिस्सल देव रासो की रचना किसने की थी। हु वाज द ऑथर ऑफ बिस्सल देव रासो। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वो एक ग्रंथ का राइटर पूछ रहा है और इस ग्रंथ के राइटर के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम इस ग्रंथ के राइटर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप कि बिस्सल देव रासो, पहले हम बिस्सल देव रासो के बारे में बात करते हैं। बिस्सल देव रासो के व्यक्ति के बारे में बात करें तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बिस्सल देव रासो जो है वो चौहान वंश के एक शासक विग्रहराज चतुर्थ पर लिखा गया क्या है, ग्रंथ है। विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहान वंश के एक शासक है, जिनको बिस्सल देव के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, और जिनका समय लगभग 1158 से लेकर 1163 तक रहा है। ये वही विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों जिन्होंने अजमेर के अंदर क्या किया था, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था। जो संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण या सरस्वती कंठभरण के नाम से क्या है, प्रसिद्ध भी थी, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था, इसका रूप परिवर्तित कर दिया था। और रूप परिवर्तित कर इसको 2.5 दिन के झोपड़े में क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिस्सल देव रासो नामक क्या है, ग्रंथ की रचना किसने की। तो पहले इसका उत्तर ले लेते हैं। इस ग्रंथ की रचना करने वाला व्यक्ति कौन है, नरपति नाला। तो नरपति नाला ने क्या किया है, इस ग्रंथ की क्या की है, रचना की है। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताऊंगा कि बिस्सल देव रासो जो ग्रंथ है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बिस्सल देव रासो ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के अंदर विग्रहराज चतुर्थ जो है चौहान वंश के शासक, ठीक है दोस्तों, एक तो विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा विग्रहराज चतुर्थ के साथ साथ याद रखिएगा यदि हम बात करें तो यहां पर परमार राजा भोज की एक पुत्री, ध्यान रखिएगा, परमार राजा भोज, ठीक है ना, उसकी एक पुत्री है, राजा भोज की पुत्री राजमती, की पुत्री राजमती के साथ प्रेम संबंधों का क्या है, वर्णन मिलता है। यानी बिस्सल देव रासो के अंदर नरपति नाला ने विग्रहराज चतुर्थ और परमार राजा भोज की पुत्री राजमती के मध्य जो आपसी प्रेम संबंध था, उस प्रेम संबंध की जानकारी हमें क्या की है, इस ग्रंथ के अंदर दी है। और एक और थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हम विग्रहराज चतुर्थ की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने बात कर ली है नरपति नाला की, तो विग्रहराज चतुर्थ के काल के अंदर ही एक और ग्रंथ लिखा गया था। जो ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति कौन था, सोमदेव। सोमदेव ने विग्रहराज चतुर्थ के काल के अंदर ही एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम क्या था दोस्तों, जैसा हम बिस्सल देव रासो पढ़ रहे हैं वैसे ही विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर एक और ग्रंथ लिखा गया, जो कि जैसे कि आगे क्वेश्चन में भी आएगा। मैं थोड़ा उस क्वेश्चन को भी आपको क्या कर देता हूं, साथ ही साथ में ले लेता हूं कि कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। लेकिन वो इसी के साथ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि यहाँ आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए ललित विग्रहराज, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्या हो, दिख जाए। ये लीजिए, ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि एक ग्रंथ और लिखा गया, और देखो उसी एग्जाम के अंदर उसी विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया, और उसी पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर था 90। मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 6 विग्रहराज चतुर्थ के लिए पूछा गया है, और उसका राइटर पूछ रहा है एक ग्रंथ का, जो कि आप इस क्वेश्चन को कल्चर में भी डाल के पढ़ सकते हो। लेकिन उसके जस्ट बाद इसी विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दिया। जो क्वेश्चन क्या है, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए, जो क्वेश्चन क्या है, 90 नंबर का है, 90 नंबर का ये क्वेश्चन है, 90 नंबर का क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ललित विग्रहराज नामक नाटक जो है ये लेखक सोमदेव का है, और ये किस चौहान शासक
के राजकवि थे। तो देखो एक ही राजा से एक ही पेपर के अंदर वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इसका, इसीलिए मैंने आपको बताया इन दोनों ग्रंथों को आप बड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए। तो यहां पर याद रखिएगा ललित विग्रहराज किस लेखक का लिखा हुआ है, सोमदेव का, और ये सोमदेव जो है वो किसके दरबारी कवि थे, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। तो चलिए इस ग्रंथ के बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ है, ललित विग्रहराज नामक जो ग्रंथ है ये सोमदेव का लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ के अंदर यदि हम बात करें कि वर्णन किसका है, तो याद रखिएगा विग्रहराज चतुर्थ जो है, ठीक है ना, वो, और साथ ही साथ इंद्रपुरी की एक राजकुमारी, इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के साथ प्रेम संबंधों का क्या है, वर्णन मिलता है। देसल देवी के साथ प्रेम संबंधों का वर्णन मिलता है। मतलब विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुरी की जो राजकुमारी थी जिसका नाम देसल देवी था, इसके मध्य प्रेम संबंधों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, ललित विग्रहराज नाम के ग्रंथ से प्राप्त होती है, जिसके राइटर कौन थे, सोमदेव थे। यहाँ पर एक चीज और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो कथा है या ये जो नाटक लिखा गया है, ये याद रखिएगा इस कथा के बारे में अधिकांशतः इतिहासकार ये कहते हैं कि ये काल्पनिक कथा है। ध्यान रखिएगा ये काल्पनिक कथा है। इंद्रपुरी की कोई राजकुमारी राजमती नहीं थी और न ही विग्रहराज चतुर्थ का उसके साथ किसी प्रकार का प्रेम संबंध था। केवल एक काव्य की रचना करने के लिए एक काल्पनिक कथा का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। लेकिन यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, जो क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ रहे थे, जिसके बारे में हम ये देख रहे थे कि बिस्सल देव रासों में किसका वर्णन मिलता है, तो बिस्सल देव रासों के अंदर याद रखिएगा नरपति नाहल्ला ने परमार राजा भोज की पुत्री राजवती के साथ विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम संबंधों के बारे में क्या किया है, जानकारी दी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। तो ये 2 ग्रंथ हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और दोनों के दोनों जो हैं विग्रहराज चतुर्थ के काल के माने जाते हैं, जो चौहानों का सबसे इंपॉर्टेंट शासक था, जिसके काल के अंदर ये भी याद रखिएगा, देखो इसके काल में इतने बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान के काल में एक राइटर आए थे जिनका नाम था ज्यानक, कश्मीरी पंडित थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज विजय। तो ज्यानक ने इसी विस्सल देव रासों के लिए कहा था कि कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ के बाद क्या हो गई थी, निरर्थक हो गई थी। इसका मतलब यह है कि कवि बांधव की उपाधि ग्रहण करने वाला विग्रहराज चतुर्थ के बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं था जिसने इस उपाधि को ग्रहण किया होगा, क्योंकि वो निरर्थक मानी जाती है। ऐसा कौन लिखता है, ज्यानक लिखता है। इसका मतलब कवियों को सबसे ज्यादा आश्रय देने वाला और उनको अपना भाई मानने वाला या उनकी तरह अपने आप को उनका बंधु मानने वाला जो था वो कौन था, विग्रहराज चतुर्थ था। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो देखो मंडन द्वारा, सबसे पहली बात कर रहा है वो किसकी, मंडन की। तो वो कह रहा है मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर मंडन के लिए हम केवल एक ही क्वेश्चन देखते हैं और वो ये देखते हैं कि बताइए कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है या शिल्पी जो है वो कौन है। तो ऑप्शन आया करता था मंडन, तो इसका उत्तर मंडन हुआ करता था। लेकिन अब की बार जो 2023 के अंदर 30 तारीख को 7वें महीने के अंदर जो पेपर लिया गया, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन आया और वो था कि मंडन के द्वारा लिखी गई रचनाओं को छाटिए कि इनमें से कौन कौन सी रचनाएं मंडन ने लिखी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में भी बोल देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय मंडन, कि मंडन के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो यहां बात करें तो सबसे पहले एक पुस्तक आती है राजवल्लभ, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद सेकंड पुस्तक आती है रूपावतार, थर्ड पुस्तक आती है देव प्रकरण, ठीक है दोस्तों। थर्ड पुस्तक आती है देवमूर्ति प्रकरण और फोर्थ पुस्तक आती है वास्तुसार। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये चारों पुस्तकें जो हैं वो किसकी हैं, याद रखिएगा मंडन की है। मतलब 1 2 3 4, इसके मतलब इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर है कि चारों पुस्तकें जो हैं वो किसने लिखी हैं, मंडन ने लिखी हैं। और मंडन जो था वो किसका राजकीय शिल्पी था, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंडन जो है वो महाराणा कुंभा का क्या था, राजकीय शिल्पी था। तो याद रखिएगा महाराणा कुंभा का ये क्या था, राजकीय शिल्पी था। और इस व्यक्ति के द्वारा ये चारों ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन यहां भी याद रखिएगा ये ग्रंथ 4 नहीं है
ग्रंथ 3 ही हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, राजवल्लभ मंडन जो है वो मंडन के द्वारा लिखा गया, इसका पूरा नाम है राजवल्लभ मंडन। रूपावतार मंडन जो है वो भी याद रखिएगा कि देवमूर्ति प्रकरण जो है ना दोस्तों, इस देवमूर्ति प्रकरण को ही क्या कहा जाता है, रूपावतार मंडन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात देवमूर्ति प्रकरण और रूपावतार मंडन ये दोनों ग्रंथ एक ही है, लेकिन ये दो अलग अलग पॉइंट में दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये दोनों ग्रंथ तो किसके लिखे गए हैं, मंडन के ही लिखे गए हैं। और एक आता है वास्तुसार, ये वास्तुसार नामक ग्रंथ जो है वो भी किसका लिखा हुआ है, मंडन का लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये चारों ग्रंथ जो है वो मंडन के लिखे हुए हैं। अगर इन ग्रंथों के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे राजवल्लभ नामक ग्रंथ है, तो इसने मंडन ने इस ग्रंथ के अंदर क्या है, राज परिवार के द्वारा, राज परिवार के लिए बनाए गए महलों का, राज परिवार के लिए बनाए गए दुर्गों का, या उनके द्वारा बनाए गए किसी मतलब ना मूर्ति का, अनेक चीज़ों का क्या किया गया, वर्णन किया गया है कि उसके अंदर उनका निर्माण किस तरह किया जाएगा और किस तरह किया जाता है। तो राजवल्लभ में, ठीक है ना, राजकीय महल, राजकीय देवी देवताओं की मूर्तियाँ या अन्य चीज़ों के बारे में हमें क्या होती है, जानकारियाँ प्राप्त होती है कि उनका निर्माण किस तरह किया जाएगा। अब बात करें देवमूर्ति प्रकरण या रूपावतार, तो यहां पर आप याद रखिएगा देवमूर्ति प्रकरण के अंदर मूर्ति कला और मूर्ति के निर्माण के अंतर्गत या उनकी स्थापना के अंतर्गत जो औजार या उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, उन उपकरणों का प्रयोग किस तरह किया जाएगा, उसका वर्णन हमें किस में मिलता है, रूपावतार या देवमूर्ति प्रकरण में मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, देवमूर्ति प्रकरण के अंदर मूर्ति कला और मूर्ति कला के साथ साथ किसी मूर्ति को या प्रतिमा को स्थापित करने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, उन उपकरणों की जानकारी जो वो किस में दी गई है, रूपावतार में या देवमूर्ति प्रकरण में। और ये दोनों ग्रंथ एक ही नाम के हैं। एक आता है वास्तुसार, तो वास्तु का सार का मतलब है कि इस ग्रंथ के अंदर वास्तुकला से रिलेटेड क्या है, हमें जानकारी मिलती है। एक छोटी सी बात और आपको मैं यहां बताना चाहूंगा, एक ग्रंथ आता है वास्तुसार और एक ग्रंथ आता है वास्तु मंजरी। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, एक आता है ग्रंथ वास्तुसार और एक ग्रंथ आता है वास्तु मंजरी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वास्तुसार जो लिखा है वो मंडन ने लिखा है, लेकिन वास्तु मंजरी जो है वो मंडन के भाई के द्वारा लिखा गया है, जिसको नाथा या नापा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, नाथा के द्वारा या नापा के द्वारा। और याद रखिएगा वास्तुसार नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, मंडन के द्वारा। और याद रखिएगा नापा या नाथा जो था वो किसका भाई था, मंडन का भाई था। और एक चीज और याद रखिएगा, मंडन का एक पुत्र और था और उस पुत्र का नाम क्या था, गोविंद। तो ध्यान रखिएगा, मंडन के भाई का नाम है नाथा और मंडन के पुत्र का नाम क्या है, गोविंद। तो ये भी थोड़ी जानकारी याद रखिएगा कि मंडन का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, गोविंद। और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या है, नंबर 1, जिसमें पहला ऑप्शन भी शामिल होगा, सेकंड ऑप्शन भी शामिल होगा, थर्ड ऑप्शन भी शामिल होगा और फोर्थ ऑप्शन भी शामिल होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह डिटेल में क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र, लक्ष्मण, ठीक है ना, इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा, किस अभिलेख के अंदर, ये लीजिए दोस्तों, किस अभिलेख के अंदर प्रतिहारों को सौमित्र, सौमित्र का मतलब होता है लक्ष्मण, ध्यान रखिएगा दोस्तों, से उद्भत हुआ कहा गया है। उद्भत होने का मतलब यह उत्पन्न होना बताया गया। अगर आप इंग्लिश इसको देखोगे तो यहां से थोड़ा सा समझ में आएगा कि विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ प्रतिहार फ्रॉम, ठीक है ना, सुमित्राज, अर्थात या ये कह सकते हैं कि लक्ष्मण, ठीक है ना, अर्थात लक्ष्मण से उत्पन्न होना क्या किया गया, बताया गया है। तो ये कौन से अभिलेख के अंदर बताया गया है, तो आपको थोड़ा बात करूं तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो उत्तर नंबर 1 है, जो उत्तर किसके नाम से प्रचलित है, ग्वालियर अभिलेख के नाम से या ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से प्रचलित है। तो यहां पर थोड़ा सा बात करेंगे कि प्रतिहारों को लक्ष्मण बताया गया, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि प्रतिहार शब्द का अर्थ जो होता है वो अर्थ होता है द्वारपाल। क्या अर्थ होता है दोस्तों, द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है, द्वारपाल। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रतिहार शब्द का अर्थ अगर द्वारपाल आता है तो यहां ध्यान रखिएगा कि द्वारपाल भगवान श्री राम के द्वारपाल के रूप में किसने कार्य किया था, लक्ष्मण ने कार्य किया था। भगवान श्री राम जो है अगर रात्रि में सोया करते थे तो बाहर जो है लक्ष्मण क्या है, द्वारपाल के रूप में पहरा दिया करता था। इसीलिए यहां पर प्रतिहार जो है वो अपने आप को लक्ष्मण का वंशज बताते हुए अपने आप को किस नाम से मतलब व्यक्त करवाते हैं, प्रतिहार के नाम से, और खुद को सूर्यवंशी बताते हैं। लेकिन सूर्यवंशी बताने के साथ साथ वो अपने आप को राम का वंशज नहीं बताते हैं, बल्कि किसका वंशज बताते हैं, लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। एक चीज तो ये। दूसरी बात,
हम बात कर रहे हैं कि ये जो जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, ये जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख जो है दोस्तों वो क्या था, मिहिर भोज प्रतिहारों का एक शासक था दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है और सबसे ताकतवर शासक है मिहिर भोज। उसी के काल में ये ग्वालियर प्रशस्ति क्या की गई थी, लिखी गई थी। और ये ग्वालियर प्रशस्ति जो है मिहिर भोज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है, सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है। एक चीज और याद रखिएगा, मिहिर भोज के काल का ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मिहिर भोज के काल का ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि मिहिर भोज के काल का प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो आप याद रखिएगा मिहिर भोज के काल का प्रथम अभिलेख जो है वो वराह अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, वराह अभिलेख को मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख माना जाता है, लेकिन मिहिर भोज की सबसे उत्कृष्ट रचना उसके काल के अंदर जो लिखी गई वो किसको मानी गई है, ग्वालियर प्रशस्ति को मानी गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ग्वालियर प्रशस्ति जो है उसकी लिपि जो है उत्तरी ब्राह्मी है। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर प्रशस्ति जो है, याद रखिएगा मिहिर भोज के काल में कौन सी प्रशस्ति लिखी गई, ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें इस ग्वालियर प्रशस्ति की लिपि की, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस ग्वालियर प्रशस्ति की लिपि जो है वो लिपि जो है वो उत्तरी क्या है, ब्राह्मी है। ठीक है ना, उत्तरी ब्राह्मी है। और दूसरी बात याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि ये किस भाषा में लिखा गया है, तो भाषा जो है वो दोस्तों याद रखिएगा क्या है, संस्कृत है। मतलब ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और सबसे बड़ी बात, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर हमें किसी तिथि के बारे में जानकारी नहीं मिलती, अर्थात ग्वालियर प्रशस्ति कब लिखी गई है इसकी तिथि हमें क्या नहीं है, वहाँ लिखी हुई नहीं है ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। तो थोड़ा ये भी याद रखिएगा। और ग्वालियर प्रशस्ति में ही प्रतिहारों को किससे उत्पन्न बताया गया है, लक्ष्मण से उत्पन्न बताया गया, या लक्ष्मण का क्या बताया गया, वंशज बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, जो हमारे पास 89 है उसका जो आंसर होगा वो उत्तर नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, ध्यान दे लेते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 90 89 के बाद जो 90 नंबर का क्वेश्चन आया था वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ललित विग्रह राज नामक नाटक जो है वो सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। और यही सोमदेव किसके काल के अंदर दरबारी कवि था, तो हमने बात की थी कि चौहान राजवंश के अंदर एक शासक आए थे जिनका नाम विग्रहराज चतुर्थ था, जिनको बिस्सल देव के नाम से भी जाना जाता है, उनके काल का दरबारी कवि था। और इस विग्रहराज नामक ग्रंथ के अंदर, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ के अंदर इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के साथ उनके प्रेम कथा का क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। तो इसका उत्तर जो था वो 4 था, अर्थात 90 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। और वो क्वेश्चन क्या, देखो, क्या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय क्या किया गया था, मारा गया था। ये क्वेश्चन हम दोस्तों बहुत बार कई परीक्षाओं में देख चुके हैं और नो डाउट ये क्वेश्चन बड़ा लगता सरल है, लेकिन कई बार इन इफेक्टों को हम कई बार पढ़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ कि यहाँ क्या हुआ था और किस तरह से ये मतलब घटना घटित हुई थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, जो रणथंबोर के किले के ऊपर क्या करता है, घेराबंदी करता है और उस समय मारा जाता है, तो उस सेनापति का नाम क्या था, नुसरत खां। मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, नंबर 3 है। लेकिन अब हम डिटेल पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था और इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने भी क्या किया था, रणथंबोर पर आक्रमण किया था। तो ये थोड़ी सी इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। तो इस बात की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या है, मतलब है ना, जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी के स्रोत के बारे में बात करें तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं, खजाइनुल फतूह नामक ग्रंथ का ही क्या करते हैं, नाम लेते हैं। नहीं दोस्तों, खजाइनुल फतूह जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था, अगर ऐसा बात आता है, तब आप किस ग्रंथ का नाम लोगे, मिफ्ताउल फतूह। ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी के काल का जो हमें ग्रंथ, जो हमें उसके आक्रमण की जानकारी देता है, उस ग्रंथ का नाम क्या है, मिफ्ताउल फतूह। और ये ग्रंथ भी किसका लिखा हुआ है, ये ग्रंथ अमीर खुसरो का लिखा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका मतलब साफ है कि जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी हमें अमीर खुसरो के किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, मिफ्ताउल फतूह से प्राप्त होती है। लेकिन यहीं पर यदि हम ये बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के, ADK, मैं ADK लिख देता हूं अलाउद्दीन खिलजी को, तो आप समझ में आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो यहां तब आप इसका उत्तर क्या लिखोगे, खजाइन उल फतूह से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, खजाइन उल फतूह से।
खजाइनुल फतू जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण की क्या करता है, जानकारी देता है। और ये दोनों के दोनों ग्रंथ जो हैं वो किसके लिखे हुए हैं, अमीर खुसरो के लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं हम उस बात को लेकर जिस बात को हम पढ़ रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने, जब अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण हुआ था तो उस समय कौन सा सेनापति मारा गया था, नुसरत खां मारा गया था। होता यह है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना लेकर जो है वो अपने सेनापतियों को कहाँ भेजता है, रणथंबोर पर भेजता है। और रणथंबोर दुर्ग को जीतने से पहले रणथंबोर दुर्ग की एक कुंजी है जिसको झाइन दुर्ग बोला जाता है। इस झाइन दुर्ग को क्या कर लेते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। और इस दुर्ग का जो क्षेत्र है उस समय हिंदूवाट या हिंदूवाटी घाटी के नाम से क्या था, प्रचलित था। तो कहा जाता है कि इस आक्रमण का पता जब किसको लगता है, रणथंबोर के शासक को पता लगता है जिसका नाम हो क्या होता है, हमीरदेव चौहान। अब हमीरदेव चौहान क्या करता है, फिर अपने दो सेनापतियों को भेजता है और उन दोनों सेनापतियों का नाम होता है धर्म सिंह और भीम सिंह। यहां याद रखिएगा, धर्म सिंह व भीम सिंह। यहां धर्म सिंह व भीम सिंह क्या करते हैं, इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ने के लिए आते हैं। और ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो स्टार्टिंग में भेजी जाती है, ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की सेना अल्प खां के नेतृत्व में भेजी जाती है। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति सबसे पहले रणथंबोर युद्ध करने के लिए गया था, तो अल्प खां गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब अल्प खां क्या करता है, झैन दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लेता है और फिर उसके बाद वो हिंदूवाटी घाटी के अंदर छिप जाता है। और जब ये लोग उनसे लड़ने के लिए वहां जाते हैं तो यहां पर ये कहा जाता है कि भीम सिंह आगे होता है और धर्म सिंह पीछे होता है। लेकिन जब क्या होते हैं कि ये वापिस लौट रहे होते हैं उस क्षेत्र से, इन सबको देखने के बाद वो उन्हें नहीं मिलते हैं, तो वापिस लौट रहे होते हैं तो धर्म सिंह आगे निकल जाता है और पीछे भीम सिंह रह जाता है। और ये हिंदूवाटी घाटी से निकलकर फिर भीम सिंह पर क्या कर देते हैं, आक्रमण। और भीम सिंह उसी वक्त लड़ते हुए मारा जाता है। और वहां से भीम सिंह मरने के बाद धर्म सिंह जो है वो वापिस रणथंबोर जाता है। हमीरदेव को इस बात का पता लगता है कि भीम सिंह मारा गया और हमीरदेव भीम सिंह की मृत्यु का कारण जो है वो किसे मानते हैं, धर्म सिंह को। और इसीलिए बाद में हमीरदेव चौहान जो है वो धर्म सिंह को क्या कर देते हैं, अंधा बना देते हैं। तो ये भी एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम बात करें कि धर्म सिंह और भीम सिंह किसके सेनापति थे, तो आप बोलोगे रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान के सेनापति थे। यहां पर एक और चीज आपको थोड़ा सा समझनी होगी मेरे मित्रों। समझना ये होगा कि आपके मन में आ रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया। इसका भी एक रीजन था और वो रीजन था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। क्योंकि हम यहाँ सेनापतियों की बात कर रहे हैं सभी की, तो हमने पहले बात की कि भी कौन सा सेनापति मारा गया, फिर हमने ये बात करी कि पहले कौन सा सेनापति युद्ध के अंदर लड़ने के लिए गया, तो अल्प खां गया, मारा गया कौन सा गया, नुसरत खां गया। तो यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी से एक सेनापति जो है वो क्या कर देता है, विश्वासघात कर देता है, उसके साथ दगाबाजी कर देता है और फिर उसके बाद वहां से वो क्या करता है, भाग कर रणथंबोर आ जाता है। और वो किसकी शरण में आ जाता है, हमीरदेव चौहान की शरण में आ जाता है। और उस सेनापति का नाम होता है मंगोल मोहम्मद खां, ये याद रखिएगा। इसीलिए 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो उस सेनापति के लिए दे रहा है जो का है भागकर किसकी शरण में चला गया है, हमीरदेव चौहान की शरण में चला गया। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था, क्योंकि हमीरदेव चौहान को इस सेनापति को सौंपने के लिए बोला था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन हमीरदेव चौहान ने इसे सौंपने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और इस तरह राजस्थान के अंदर आपको 1301 का साका देखने को मिला, जिस साके के दौरान केसरिया जो है वो हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में किया गया और जोहर जो है वो उनकी पत्नी के नेतृत्व में किया गया, रंगा देवी या रंग देवी के नेतृत्व में। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि 1301 का जो ये साका है, ये साका राजस्थान का पहला साका माना जाता है। लेकिन इस साके के अंदर जोहर जो है वो याद रखिएगा, अग्नि जोहर नहीं हुआ था, वो जल जोहर हुआ था। इसीलिए ये साका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको इन शासकों के बारे में बताया। अब बात आती है उलुग खां, तो चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमीरदेव चौहान के ऊपर जब सेकंड बार जब अल्प खां क्या हो जाता है, झाइन दुर्ग को जीतने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करता है, हमीरदेव उसे आगे बढ़ने नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी अपना दूसरे सेनापतियों को भेजता है। और उन सेनापतियों में 2 सेनापति आते हैं, जिनमें एक आता है उलुग खां और एक आता है नुसरत खां। नुसरत खां उस समय काड़ा और मानिकपुर का सूबेदार होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज कई बार बड़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसा कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी यही आया था कि नुसरत खां जो है
वो क्या है, कहीं ना कहीं ये पूछा गया था कि नुसरत खान जो है रणथंबोर आक्रमण से पहले कहाँ का सूबेदार था, तो कड़ा का सूबेदार था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और उलुग खान जो है वो बयाना का सूबेदार था। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि उलुग खान जो है और नुसरत खान जो है वो दोनों के दोनों रणथंबोर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जाइन तक उनका अधिकार हो जाता है और उसके बाद रणथंबोर की तरफ बढ़ते हैं और रणथंबोर का घेरा डाल लेते हैं। और एक दिन क्या होता है, जब नुसरत खान अपनी सेना को निर्देश दे रहा होता है तो उसी दौरान एक गोला जो है वो उड़ता हुआ आता है और वो आकर नुसरत खां के सर के ऊपर गिरता है और वहीं पर नुसरत खां क्या हो जाता है, मारा जाता है। इसीलिए ये सवाल बनता है कि रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति लड़ते हुए मारा गया था, तो याद रखिएगा वो कौन सा सेनापति था, ठीक है ना, नुसरत खां। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, नुसरत खां है। और बाकी मैंने सेनापतियों के बारे में भी आपको क्या कर दिया, डिटेल दे दी है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार अगले हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों का भी पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक चीज बड़ी बारीकी से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि एग्जामिनर अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के आसपास की इर्द गिर्द की जानकारियां जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और सबसे पहले एक सबसे बड़ी अपील दोस्तों आपसे कि यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चाणक्य क्लासेस के, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आपने इस वीडियो के लिए कमेंट नहीं किया है तो आप इस वीडियो के लिए एक कमेंट मेरी तरफ से जरूर कीजिएगा कि आपको ये जितनी भी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं ये जानकारियां आपको किस तरह लगी। और इसीलिए मैं, अगर आपके कमेंट्स जो है वो हमें क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, और इसी तरह हम आगे के पेपरों को भी एक डिटेल से क्या करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर आगे सोल्व करवाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जो हल्दी घाटी के युद्ध से रिलेटेड है और इसमें बिल्कुल साफ पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के समान क्या किया है, पुकारा है। विच हिस्टोरियन, ठीक है ना, हैज कॉल्ड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी एज द बैटल ऑफ गोगुंदा, अर्थात किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो सबसे पहले अपने इसी क्वेश्चन का उत्तर ले लेते हैं। याद रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किस इतिहासकार ने कहा है, बदायूनी ने कहा है। और बदायूनी ने भी कहां कहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बदायूनी ने एक ग्रंथ लिखा था, मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब या उल तवारीख जो है वो ग्रंथ किसका लिखा हुआ है, बदायूनी का लिखा हुआ है। और बदायूनी ने अपने इसी ग्रंथ के अंदर इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहकर पुकारा है, गोगुंदा का युद्ध कहकर पुकारा है। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर अलग ऑप्शन आते हैं, तो वो भी हमें इनको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन जो आ रहा है वो ऑप्शन क्या आ रहा है वो देखते हैं कि उसके बाद आ रहा है ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड का। तो दोस्तों याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने भी हल्दी घाटी के युद्ध को एक अलग नाम दिया था। और हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया था क्या, मेवाड़ की थर्मोपैली। मेवाड़ की थर्मोपैली, पैली बोल दो या थर्मोपल्ली बोल दो, थर्मोपल्ली। इसको वैसे ये ज़्यादा बेटर है, यही चीज़ होती है थर्मोपैली, ठीक है दोस्तों, थर्मोपैली। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की क्या कहा है, थर्मोपैली कहा गया है या थर्मोपैली बोला है। याद रखिएगा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात 18 जून सन 1576 को हुआ था। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है वो इस युद्ध की तारीख जो है वो 21 जून भी मानते हैं, 21 जून 1576 भी कहते हैं। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जो प्रशस्ति या जो अभिलेख लगा हुआ है उस अभिलेख के अनुसार इस युद्ध की डेट क्या है, 18 जून 1576 है। और ज़्यादातर परीक्षाओं में भी 18 जून ही आता है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा वाली डेट नहीं आती है 21 जून, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है अबुल फजल की। बिल्कुल देखिए दोस्तों, यहाँ पर अबुल फजल के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा था आईने अकबरी, जिसको हम अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं। अब अबुल फजल ने इस अकबरनामा के अंदर जब इस युद्ध का वर्णन किया, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया, तो हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करते हुए अबुल फजल ने इस युद्ध को किसका नाम दिया था, खमनोर, ठीक है ना, खमनोर का
युद्ध का नाम दिया था। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या कहा है, खमनोर का युद्ध कहा है। और जबकि याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अबुल फजल जो है वो अकबरनामा के आधार पर, ठीक है ना, जो कि किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। और अबुल फजल वो हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहकर पुकारता है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहता है। क्योंकि दोस्तों क्या थे, दोनों तरफ पहाड़ियां थी और बीच में एक क्या है, हल्दी मिट्टी जो थी वो हल्दी के रंग के समान थी, एक घाटी पड़ती थी। तो एक साइड में एक घाटी जो थी वो खमनोर थी और एक साइड में एक घाटी जो थी वो गोगुंदा थी। इसीलिए अलग अलग जो नजरिया है उस नजरिए के आधार पर इस युद्ध को नाम दे दिया गया कि किसी ने खमनोर की घाटी को देखकर इसे खमनोर का युद्ध बोला, किसी ने याद रखिएगा हल्दी घाटी मिट्टी के कलर की मिट्टी को देखकर इसको हल्दी घाटी का युद्ध बोल दिया, और किसी ने गोगुंदा को देखकर इसको क्या नाम दे दिया, गोगुंदा का युद्ध नाम दे दिया। तो इसलिए थोड़ी ये याद रखिएगा। अब आता है निजामुद्दीन अहमद, बिल्कुल बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट, मुझे बड़ा मतलब है ना ये जो नाम है बड़ा मतलब है ना अच्छा लगता है। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि देखिए अगर हम निज़ामुद्दीन की बात करें तो निज़ामुद्दीन अहमद का संबंध दोस्तों याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है राणा सांगा से है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात राणा सांगा से संबंधित है ये निज़ामुद्दीन अहमद, ठीक है ना। ये महाराणा प्रताप से क्या नहीं है, संबंधित है नहीं है। निज़ामुद्दीन अहमद जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है ना, राणा सांगा से ये लीजिए अपने संबंधित है। और इसी निजामुद्दीन अहमद ने एक किताब लिखी है तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, तबकात ए अकबरी, ये निजामुद्दीन अहमद की किताब लिखी हुई है दोस्तों। और निजामुद्दीन अहमद ने अपनी इसी किताब के अंदर तबकाते अकबरी के अंदर राणा सांगा के उदार व्यवहार की क्या की है, चर्चा की है। ये उस समय की चर्चा करता है, ये उस समय की बात करता है जिस समय राणा सांगा का मालवा के शासक महमूद खलजी द्वितीय के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। और उस युद्ध में वो उसे हरा देते हैं और हराने के बाद उसे अपना मित्र बनाकर गले लगाकर, ठीक है ना, मित्रता का क्या देते हैं, परिचय देते हैं। इसीलिए निजामुद्दीन अहमद जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इतिहासकार हो जाता है, जो कि राणा सांगा के उदार व्यवहार की क्या करता है, चर्चा करता है। तो इस तरह दोस्तों अगर हम बात करें तो इस 92 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने गोगुंदा के युद्ध को क्या कहकर पुकारा था, हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहकर पुकारा था, गोगुंदा का युद्ध कहकर पुकारा था। तो चलिए नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नो डाउट दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज याद रखिएगा, ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिकों पर लगातार क्या होता रहता है, क्वेश्चन आता ही रहता है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो। आप ये देखिए 1857 की क्रांति हो गया, मेवाड़ हो गया, ठीक है ना, आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं चौहान राजवंश हो गया। इन चीज़ों से क्वेश्चन 100% आता है, ये डीप चले जाते हैं और या फिर ये क्या करते हैं, ऊपरी तौर पर कुछ जानकारियां ले लेते हैं, लेकिन ये कभी छोड़ते नहीं हैं इन चीज़ों को, अर्थात इन मैटर को, अर्थात इन राजवंशों को। इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आ गया 1857 की क्रांति का, कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो देखो इसमें एक ऑप्शन आता है मेजर सावर्स, कर्नल ईडन, कर्नल मेलिसन, और एक आता है मेजर मैकमोसन। तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर तो क्या है, ठीक है ना, मेजर शावर्स, अर्थात मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर शावर्स थे, जिनको आप कर्नल शावर्स भी बोल देते हैं। अब बात आती है कि ये शावर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है दोस्तों, 1857 में। तो आपको ध्यान होगा इसी कर्नल शावर्स ने, मेवाड़ के कर्नल शावर्स ने मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह से क्या ली थी, महाराणा स्वरूप सिंह से मदद ली थी। और महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक मदद लेते हुए इन्होंने, ठीक है ना, नीमच के 40 अंग्रेज अधिकारियों की क्या की थी, रक्षा की थी। नीमच के 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्या किया था, बचाया था। कैप्टन शावर्स जो है, ठीक है ना, वो क्या थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और यहाँ से नीमच की छावनी के अंदर क्या हो चुका था, विद्रोह हो चुका था। और विद्रोही जो हैं, उन विद्रोही से बचने के लिए 40 अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो चित्तौड़ के अंदर डूंगला नाम की जगह पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ही क्रांतिकारी पहुँच जाते हैं। और उन्हीं 40 अंग्रेजों को बचाने के लिए, ठीक है ना, कैप्टन शावर्स मेवाड़ के महाराणा की सैनिक सहायता लेता है और उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को बचाकर उदयपुर ले आता है। और फिर
उदयपुर के अंदर यही महाराणा स्वरूप सिंह जी जो हैं वो इन्हें पिछोला झील के अंदर बने जग महलों में क्या करते हैं, जग मंदिर के अंदर क्या करते हैं, शरण देते हैं। इसका मतलब 1857 की क्रांति के अंदर पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो कौन थे, ईडन थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो कौन थे, ईडन थे। तो हम बाकी पॉलिटिकल एजेंटों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हमने बात की तो कौन थे, ईडन थे। अगर हम बात करें कि मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मैक मोसन थे। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मैक मोसन थे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर मेजर मैक मोसन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। फिर बात करें कि कहीं ना कहीं हमारे पास कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो याद रखिएगा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो कौन थे, बर्टन थे, ठीक है ना, मिस्टर बर्टन थे। और इसके अंदर एक नाम और आता है कर्नल ईडन, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कर्नल ईडन जो है वो याद रखिएगा कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ये क्या थे, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। मैकमोसन जो थे मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसका मतलब साफ है कि यहाँ मेजर शावर्स जो हैं वो किसके पॉलिटिकल एजेंट है, मेवाड़ के। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कर्नल मैलिसन जो है वो क्या है, तो दोस्तों थोड़ा सा बता दूं, शायद यहाँ पर क्या है, लिखित मतलब किसी प्रकार की गलती हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्नल मैलिसन नाम का कोई व्यक्ति राजस्थान का किसी प्रकार का भी पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। लेकिन शायद मैं ये मानता हूँ इस मैलिसन की जगह पर शायद नाम क्या आना चाहिए था, मोरिसन आना चाहिए था। और मोरिसन आप जानते हो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, मोरिसन जो है वो भरतपुर का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। तो ये शायद कर्नल मैलिसन गलती से मतलब लिखा गया है, लेकिन ये ऑप्शन वैसे भी गलत है, तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, चाहे वो मैलिसन लिखे या मेलासन लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहां याद रखिएगा कि भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो कौन था, मोरिसन। और एक जगह का और एजेंट रह गया, उसको हम याद कर लेते हैं, और वो है सिरोही का। तो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जो है वो याद रखिएगा वो कौन थे, सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जे.डी. होल थे, जे.डी. होल। तो लगभग मैंने आपको सारे पॉलिटिकल एजेंट बता दिए हैं। उसके अंदर आप याद रखिएगा मेजर शावर्स जो हैं वो कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरे लिए कमेंट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखते हुए और इसकी जानकारी को देखते हुए आप चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ एक कमेंट मेरे लिए बनता है, जरूर कीजिए, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहीं ना कहीं अगला क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा मतलब है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बड़ा समझदारी से दिया गया है। वरना ज़्यादातर क्या होता है कि साधारण क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चा उसे पिक कर लेता है, लेकिन सेकंड ग्रेड जैसी और फर्स्ट ग्रेड जैसी परीक्षाओं में वो इस प्रकार के क्वेश्चन देता है जो हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी शब्दावली वो क्या कर देता है, बदल देता है। यहाँ शब्दावली क्या बदली उसने, थोड़ा ये चेक कीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के ठीक है ना निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक में क्या थे, यह वस्त्र बुनाई की तकनीक से क्या थे, परिचित थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। अब देखिए, अगर हम बात करें वस्त्र बुनाई के बारे में, तो देखिए एक चीज देखिए, हम पढ़ते हैं कि कालीबंगा के अंदर हमें एक कपड़े का टुकड़ा मिला, और ये कपड़े के टुकड़े में क्या लिपटा हुआ मिला, उस्तरा लिपटा हुआ मिला। फिर इसी तरह हम बैराट में भी पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर एक सूती वस्त्र मिला, और उस सूती वस्त्र के अंदर हमें 36 क्या प्राप्त होती हैं, मुद्राएं प्राप्त होती हैं। लेकिन आपने शायद इस चीज़ को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ा, और अगर ध्यान से पढ़ा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हाथ से बुने हुए वस्त्र के अंदर हमें बैराट के अंदर 36 मुद्राएं क्या थी, एक कपड़े में लिपटी हुई क्या होती, प्राप्त हुई थी। हाथ से बना हुआ कपड़ा था वो, और हाथ से बना हुआ कपड़ा क्या कहलाता है, सूती कपड़े के रूप में लिया जाता है। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो क्या है, बैराट है। अर्थात वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित कौन से सभ्यता स्थल के निवासी थे, बैराट सभ्यता स्थल के निवासी थे। उसको भी अपने डिटेल से लेते हैं। क्या हुआ ये था कि बैराट सभ्यता के अंदर हमें ध्यान रखिएगा टोटल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई थी, 36 मुद्राएं। और ये 36 मुद्राएं जो हैं वो हाथ से बने हुए सूती कपड़े के अंदर, हाथ से बने हुए, और हाथ से बना हुआ है तो इसका मतलब वस्त्र बुनाई के बारे में वो जानते हैं। 36 मुद्राएं हाथ से बने हुए कपड़े के अंदर क्या है, बंधी हुई प्राप्त हुई हैं। और उन सिक्कों के ऊपर हमें सूती, ठीक है ना, सूती कपड़े के रेशे मिले हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये मुद्राएं एक सूती वस्त्र के अंदर क्या की गई होंगी, लपेटी गई होंगी। दूसरी बात, इन 36 मुद्राओं के बारे में जब हमने बात कर ली है तो ये भी थोड़ा सा बता दूं कि इन 36 मुद्राओं में से, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इसका वर्गीकरण करें हम तो इन 36 मुद्राओं में से 8 मुद्राएं अलग और 28 मुद्राएं अलग करेंगे हम। अब क्यों करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। 8 मुद्राएं जो हैं, ये 8 मुद्राएं हमें कौन सी मिली हैं, आहत सिक्कों के रूप में प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा,
आहत सिक्के, जिनको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। लेकिन इन 28 मुद्राओं की बात करें तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि ये 28 मुद्राएं जो हैं ये हमें हिंद यूनानी शासकों की प्राप्त हुई है, हिंद यूनानी शासकों की प्राप्त हुई है। और इसमें भी एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये टोटल 28 मुद्राएं हमें हिंद यूनानी शासकों की प्राप्त हुई है। तो इन हिंद यूनानी शासकों के अंदर से 28 में से 18, ठीक है ना, मुद्राएं जो हैं वो अकेले किसकी हैं, ध्यान रखिएगा, मिनेंडर की हैं। 28 में से 18 मुद्राएं जो हैं वो अकेले किसकी प्राप्त होती हैं, हमें यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं क्या होती हैं, हमें प्राप्त होती हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुल 28 हैं जिसमें 8 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो 28 और 8 टोटल कितना हो गया, ठीक है ना, 36 मुद्राएं होगी। तो हमें यहाँ से कुल 36 मुद्राएं एक हाथ से बने हुए कपड़े के अंदर प्राप्त हुई थी, जिस कपड़े को ही देखकर हम ये कह सकते हैं कि बैराट सभ्यता स्थल के लोग जो थे वो वस्त्र बुनाई की तकनीक के बारे में क्या करते थे, जानते थे। तो देखो दोस्तों कितना अजब बात है कि यहाँ पर मुद्राओं के बारे में क्वेश्चन था, मुद्राओं को कपड़े में लिपटा हुआ बताया था, लेकिन उसने उस चीज को किस तरह से क्या किया, कन्वर्ट किया और कितना जबरदस्त क्वेश्चन बना दिया। और उसका उत्तर क्या रहा, याद रखिएगा दोस्तों, बैराट। तो इसलिए याद रखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, बैराट है। फिर बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी चर्चा करें तो ये बड़ा ये तो क्या है, मतलब है ना, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो देखो, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से क्या थे, जुड़े हुए थे। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर हम चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा के बारे में पढ़ें तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इन दोनों का संबंध है ना एक संस्था से रहा है। चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा, इन दोनों का संबंध जो है वो किस संस्था से रहा है, आर्य समाज से रहा है। आप याद रखिएगा ये दोनों के दोनों जो थे एक समाज सुधारक भी थे, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जिस आर्य समाज की स्थापना, ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की गई थी। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में की गई थी जिस आर्य समाज की स्थापना, उसी आर्य समाज से वो क्या थे, जुड़े हुए थे। ध्यान रखिएगा कौन, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आता है, आर्य समाज आता है। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप चांदकरण शारदा से ज्यादा हरविलास शारदा के बारे में जानते हो आप, क्योंकि हरविलास शारदा वो व्यक्तित्व हैं या ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक शारदा एक्ट बनाने में क्या किया था, अपना योगदान दिया था। और शारदा एक्ट के बारे में मुझे लगता है हमारा भारत का प्रत्येक वासी जो है वो इस बात को जानता है कि शारदा एक्ट क्या है और ये शारदा एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था। शारदा एक्ट एक वैवाहिक नियमों का एक कानून है जिसके अंतर्गत क्या था कि इस शारदा एक्ट से पहले, ठीक है ना, याद रखिएगा, शारदा एक्ट से पहले लड़की के विवाह की आयु 14 वर्ष थी और लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष थी। लेकिन इस शारदा एक्ट को लागू करने के बाद लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई विवाह की और लड़के की आयु जो है वो 21 वर्ष कर दी गई। इसका मतलब हरविलास शारदा के नाम के ऊपर एक शारदा एक्ट बना जो वैवाहिक, ठीक है ना, क्या है, नियमों को क्या करता है, दर्शाता है, अर्थात आयु सीमा को क्या करता है, बताता है। तो याद रखिएगा हरविलास शारदा और चांदकरण शारदा का संबंध किस संस्था से था, आर्य समाज से था। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये दोनों के दोनों स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस संस्था की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को कहाँ की थी, बंबई में की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 96 नंबर। और ये भी क्वेश्चन बड़ा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा क्या, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गिरी की गतिविधियों का कौन सा केंद्र था, अर्थात वाज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ गोविंद गिरी इन 19, ठीक है ना, 1911 एंड 1912। अर्थात इसका मतलब 1911 और 1912 में जो गोविंद गिरी जो थे, जो कि भीलों के एक मुखिया हुआ करते थे, वो गोविंद गिरी जिन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, कौन सा आंदोलन चलाया था, याद रखिएगा, भगत भील आंदोलन चलाया था। उनकी गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 में कहाँ रहा है। तो देखिए गोविंद गिरी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिस आंदोलन को हम भगत भील आंदोलन के नाम से जानते हैं। और भगत भील आंदोलन इसे क्यों कहा गया, क्योंकि 1911 के अंदर ही, याद रखिएगा, गोविंद गिरी ने एक पंथ की स्थापना की थी जिस पंथ को हम किसके नाम से जानते हैं, भगत पंथ के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा गोविंद गिरी जी के द्वारा 1911 के अंदर भगत पंथ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इन्हीं गोविंद गिरी के द्वारा, याद रखिएगा, इससे पहले 1883 के अंदर
1883 के अंदर इन्हीं गोविंद गिरी के द्वारा, याद रखिएगा, संप सभा की भी क्या की गई थी, संप सभा की भी स्थापना की गई थी। और इसी संप सभा की जब स्थापना इन्होंने की तो इसी संप सभा की स्थापना के दौरान इन्होंने इस संप सभा के कितने नियम रखे, 10 नियम रखे, ध्यान रखिएगा। जैसे कि शराब नहीं पीना, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दूसरी बात यह है कि झूठ नहीं बोलना, अपने घरों के ऊपर वाइट रंग का क्या लगा के रखना, सफ़ेद रंग की क्या लगा के रखना, ध्वजा लगा के रखना। ऐसे कई नियम थे जो इस संप सभा के क्या थे, स्थापना के दौरान रखे गए थे, जिनकी संख्या टोटल कितनी थी, 10 थी। और इसकी भी स्थापना किसने की थी, गोविंद गिरी ने। हम बात कर रहे थे 1911 और 12 की। तो दोस्तों आपको याद होगा हम भगत बिल आंदोलन में पढ़ भी चुके हैं और नो डाउट हमने भगत बिल आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। तो हम ये देखते हैं कि 1908 तक गोविंद गिरी जो है बेड़सा नामक गांव के अंदर अपनी धूनी रमा कर रखते हैं। और 1908 के अंदर बेड़सा गांव के अंदर जब वो धूनी रमा कर रखते हैं तो यहाँ पर मेवाड़ सरकार क्या करती है, इनको 1908 के अंदर इसी बेड़सा गांव से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। और ये 1908 में इस गांव से बाहर निकल जाते हैं और फिर उसके बाद ईडर और सूत गुजरात की तरफ के क्षेत्रों में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक उकरेली नामक गांव के अंदर हाली का कार्य करते हैं। और हाली का कार्य करने के बाद कुछ समय तक वहीं अपना क्या करते हैं, निवास स्थान बनाए रखते हैं, अपनी कर्मस्थली बनाए रखते हैं। लेकिन फिर बाद में 1908 के बाद 1911 में गोविंद गिरी वापस लौटते हैं, कहाँ पर, बेड़सा गांव में। और वहाँ पर वो एक धार्मिक मुखिया के रूप में अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। इसका मतलब 1911 और 1912 में उनकी कर्मस्थली जो थी या गतिविधियों का केंद्र जो था वो कौन सा गाँव था, बेड़सा गांव था। ये भी याद रखिएगा। तो इसका मतलब 96 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है वो क्या आता है, बेड़सा गांव आता है। ईडर और सूत राज्यों में उन्होंने क्या किया था, 1908 के बाद अपने आप को इन क्षेत्रों में रखा था, लेकिन 1911 में ये वापस लौट कर आ गए थे। और खेड़ा जो है वो भी गुजरात क्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो क्या है, बेड़सा गांव है। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो है वो एकीकरण। नो डाउट जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कई ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिकों के ऊपर हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं। एकीकरण भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कितनी बड़ी बड़ी से बड़ी परीक्षा ले लीजिए आप, लेकिन उसके अंदर से क्या आता है, एक प्रश्न आता ही आता है। और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि व्हेन वाज मत्स्य संघ मर्ज्ड इनटू ग्रेटर राजस्थान, ठीक है ना, अर्थात इसका मतलब ये है कि मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ। दोस्तों वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम राजस्थान के एकीकरण को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। और इस क्वेश्चन को इस तरह नहीं बल्कि इस तरह होना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हो कि मत्स्य संघ जो है वो मत्स्य संघ का विलय जो है वो 5वें चरण में हुआ था, ठीक है ना। और 5वें चरण को आप याद रखिएगा, क्या नाम दिया जाता है, संयुक्त वृहद राजस्थान नाम दिया जाता है, न कि वृहद राजस्थान नाम दिया जाता है। इसका मतलब यदि हम अपनी किताबों के आधार पर पढ़ते हैं या चीज़ों के आधार पर पढ़ते हैं तो एक बात तो कन्फर्म है कि मत्स्य संघ जो है वो 5वें चरण में विलय हुआ था, जिसका नाम संयुक्त वृहद राजस्थान था। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है वृहद राजस्थान में कब विलय हुआ, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये संयुक्त वृहद राजस्थान के बारे में ही बात करना चाह रहे थे। इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए केवल ये देखेंगे कि इसका विलय कब हुआ है, क्योंकि वो बात कर रहा है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ है, चाहे वो वृहद में बात कर रहा है चाहे वो संयुक्त वृहद में बात कर रहा है। क्योंकि वृहद में तो हुआ ही नहीं था, तो संयुक्त वृहद में हुआ था, तो इसलिए अपने उसी को आधार को लेते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा ये 5वें चरण में हुआ था। याद कीजिए जब हम बात कर रहे थे कि मत्स्य संघ जो है, मत्स्य संघ में ध्यान रखिएगा कुल कितनी रियासतें हुआ करती थी, 4, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और साथ ही साथ एक ठिकाना हुआ करता था जिसका नाम था नीमराणा, नीमराणा ठिकाना। और ये 4 रियासतें याद रखिएगा, इनको विलय कर एक संघ बनाया गया था, जिस संघ को नाम दिया गया था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ नाम देने वाले व्यक्ति थे KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब क्या हुआ दोस्तों, ये मत्स्य संघ जो है, इस मत्स्य संघ का विलय जो है, इस मत्स्य संघ का विलय जो है वो किसके अंदर किया गया, वृहद राजस्थान में किया गया। और एक नया चरण बना। ये बिल्कुल सही बात है कि विलय तो किसमें किया गया था, वृहद राजस्थान में ही किया गया था, लेकिन मैं बात कर रहा हूं विलय करने के बाद एक नया चरण बना। नो डाउट कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी सही है अगर हम इसको ढंग से पढ़ना चाहें तो, ठीक है ना, कि वृहद राजस्थान में विलय कर ही इन्होंने कौन से चरण का निर्माण किया था, संयुक्त वृहद राजस्थान का क्या किया था, निर्माण किया था। इसका मतलब वृहद राजस्थान में ही मत्स्य संघ को क्या किया गया, विलय किया गया है। तो कहीं ना कहीं मत्स्य संघ का विलय जो है वो किस में किया गया, वृहद राजस्थान में किया गया। और वृहद राजस्थान के अंदर करने के बाद इन्होंने एक नया चरण बनाया, जिस चरण को उन्होंने नाम दिया क्या, संयुक्त वृहद राजस्थान। और ये संयुक्त वृहद राजस्थान जो है वो कौन सा चरण था, 5वां चरण था। और 5वें चरण
की डेट जो थी आपको याद रखनी है तो बड़ा साधारण बात आती है कि 5वां चरण है तो याद रखिए 5वां ही महीना है। 5वां चरण, 5वां महीना, 5 ही डेट, सागय 1, इसको यूं याद रखो। 5वां चरण, 5वां महीना, 5 ही डेट, सागय 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5वां चरण 5वां महीना, तो 5वां महीना कौन सा होगा अभी, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 5वां महीना आप काउंट कर लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो इसका मतलब कौन सा महीना हो गया, मई हो गया। तो ये तो हो गया 5वां चरण 5वां, ठीक है ना, महीना। फिर वो कहता है 5 डेट लेकिन सागय 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 15 मई। तो आप देख लीजिए इसके अंदर 15 मई वाला कौन सा ऑप्शन आता है। सन नहीं भी याद है तब भी आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या आता है, ऑप्शन नंबर 1, 15 मई सन 1949 को क्या कर दिया गया था, वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया गया था और मिलाकर एक नया चरण बनाया गया था, जिस चरण को नाम दिया गया था क्या, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और ये हमारा 5वां चरण था। इसका मतलब इस ऑप्शन का आंसर जो है वो क्या है, 15 मई 1949 है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी सोल्व करते हैं और उसको भी इसी तरीके से बड़े मजेदार तरीके से क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है और नो डाउट सेकंड ग्रेड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है और करने में मजे भी आते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए 1942 की बात है। 1942 के अंदर जिस वक्त मारवाड़ के अंदर प्रजामंडल चल रहा था उस समय की घटना है कि एक सत्याग्रही था जो कि जोधपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल करता है और उस दौरान उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वो पूछता है कि 1942 के अंदर किस सत्याग्रही के द्वारा भूख हड़ताल किए जाने पर जोधपुर जेल में क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का उत्तर देखें तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो क्या आता है, बाल मुकुंद बिस्सा। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, बाल मुकुंद बिस्सा। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। बाल मुकुंद बिस्सा का ये क्या हुआ, ये बात है मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल की जिस समय, ठीक है ना, जिस समय मारवाड़ प्रजामंडल को लेकर या ये मान लीजिए मारवाड़ लोक परिषद को लेकर क्या चल रही थी, कार्रवाइयां चल रही थी और जगह जगह पर क्या किए जा रहे थे, धरने दिए जा रहे थे। उसी दौरान क्या था कि मारवाड़ सरकार के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उसी दौरान फिर जयनारायण व्यास ने इस चीज़ को लेते हुए, इस चीज़ को आगे देखते हुए इन्होंने सत्याग्रह क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब इस सत्याग्रह के दौरान अनेक लोग लगातार अपनी गिरफ्तारियां दे रहे थे, उसमें महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर क्या कर रही थी, भाग ले रही थी। तो उसी समय क्या था, उस मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान जो है वो यहाँ पर बाल मुकुंद बिस्सा ने भी गिरफ्तारी दी और उन्हें जोधपुर जेल में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब जब जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया तो वहां गंदे खाने को लेकर इन लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब ये भूख हड़ताल की तो उस भूख हड़ताल के दौरान और खास तौर से ये कह दीजिए कि समय पर उपचार न किए जाने के कारण या समय पर ध्यान न दिए जाने के कारण 19 जून 1947 को याद रखिएगा किसकी मृत्यु हो गई थी, 19 जून 1942 को, सॉरी दोस्तों, ठीक है ना, 19 जून 1942 को किसकी मृत्यु हो गई थी, बाल मुकुंद बिस्सा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा जो है वो जोधपुर की जेल के अंदर भूख हड़ताल के कारण क्या हो गए थे, मारे गए थे। अब सबसे बड़ी बात कि ये बंदा भूख हड़ताल के दौरान मारा जा रहा है और जोधपुर के अंदर मारा जा रहा है। इसी प्रकार क्या था कि उस समय अगर हम बात करें तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ये लोग जो थे क्रांतिकारी गतिविधियां कर भी रहे थे, ठीक है ना, और कर चुके थे और ये लोग फांसी पर चढ़ भी चुके थे। तो उनके काल के अंदर भी एक व्यक्ति इसी तरह उनके साथ जेल के अंदर भूख हड़ताल के दौरान मारा गया था और उस व्यक्ति का नाम था जतिन दास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या नाम था, जतिन दास। इसीलिए याद रखिएगा कि जिस तरह बाल मुकुंद बिस्सा मरा उससे पहले उसकी तरह कौन मरा, जतिन दास मरा। किन के साथ मरा, भगत अरों के साथ मरा, ठीक है ना। इसीलिए इस व्यक्ति को नाम रख दिया क्या, राजस्थान का जतिन दास। तो ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दी थी, भूख हड़ताल के दौरान अपनी क्या कर दी थी, जान गंवा दी थी। तो दोस्तों ये था सेकंड ग्रेड का री एग्ज़ाम जो 2023 के अंदर, ठीक है ना, 30 तारीख को 7वें महीने में हुआ था।
अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे और इन क्वेश्चनों की जो व्याख्या जो है वो अच्छी लगी तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कर कर हमें ये बताइए कि क्या हम आगे के पेपरों को भी इसी तरह क्या करें, सोल्व करवाएं और इसी तरह अपने अपने सब्जेक्ट को क्या करें, आपके सामने ला के रखें। धन्यवाद दोस्तों, आशा करूंगा कि ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगेंगे और मैं इसी तरह अगला पेपर आपके पास लेके आऊँगा किसी नई भर्ती का। और इतने में आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।